नमस्कार। देश प्रदेश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। बड़ी खबरों में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा में की अनेक घोषणाओं की। वहीं बताएंगे राहुल गांधी ने क्यों लिया नरेंद्र मोदी व अडानी का इंटरव्यू। वहीं बात करेंगे बीजेपी ने हरियाणा के बीजेपी नेताओं को क्यों दिया जोर का झटका। वहीं बताएंगे हरियाणा में कई घंटों तक भैंस के आगे क्यों बजाई बीन। वहीं हम बताएंगे राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को लेकर क्यों छिड़ी बड़ी भैंस। वहीं किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर में बात करेंगे शंभू बॉर्डर खोलने पर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लगाई फटकार। वहीं बताएंगे महिलाओं ने नशा छुड़वाने गई टीम पर ही क्यों बरसाए पत्थर, क्यों मचा बवाल। वहीं दिल्ली चुनाव से बड़ी खबर में बात करेंगे आपने जारी की टिकटार्थियों की दूसरी लिस्ट। बताएंगे 17 विधायकों के क्यों काटे टिकट। वहीं बात करेंगे हरियाणा कांग्रेस में पड़ी फूट की। बताएंगे हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी व प्रदेशाध्यक्ष क्यों हुए आमने सामने। वहीं बताएंगे जेजेपी को लेकर दुष्यंत चौटाला ने क्या किया बड़ा ऐलान। गुलाबी गैंग पर भी क्यों निकाली भड़ास। वहीं बात करेंगे हरियाणा के 2 आईएएस अधिकारियों में क्यों छिड़ी बहस। वहीं बात करेंगे अभय चौटाला ने भूपेंद्र हुड्डा पर क्यों लगाया बड़ा आरोप। वहीं बताएंगे हरियाणा के 5 बड़े होटलों को बम से उड़ाने की किसने दी धमकी। वहीं बताएंगे क्या है वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ी बड़ी खबर। वहीं बड़ी खबरों में बताएंगे पुष्पा 2 फिल्म पर क्यों छिड़ी अब नई बहस। अब देखिए खबरें विस्तार से। आइए बात करते हैं पीएम मोदी द्वारा हरियाणा में की गई घोषणाओं की। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पानीपत में भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC की बीमा सखी योजना लॉन्च करने पहुंचे थे, जिसमें बीमा सखी बनने वाली 18 से 70 साल तक की महिलाओं को हर महीने 5 से 7 हजार रुपए मिलेंगे। उन्होंने रिमोट से बटन दबाकर करनाल में महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी के मुख्य परिसर का भी शिलान्यास किया। इसके बाद पीएम मोदी ने कहा कि मैं हरियाणा के देशभक्त लोगों को राम राम करता हूं, जिन्होंने एक है तो सिर्फ है के मंत्र को अपनाकर उदाहरण पेश किया। उन्होंने राज्य में लगातार तीसरी बार भाजपा सरकार बनाने पर भी धन्यवाद किया। पीएम मोदी ने कहा कि चुनाव दर चुनाव विरोधी परेशान है कि मोदी जीत कैसे रहा। वे सिर्फ चुनाव के वक्त महिलाओं के लिए घोषणाएं कर राजनीति करते हैं। मेरे 10 साल में घर घर शौचालय, उज्ज्वला स्कीम और हर घर नल जैसी योजनाएं नहीं देखते, जिससे मुझे माताओं बहनों का आशीर्वाद मिल रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसी लाखों बैंक सखियां आज बैंकों में अपनी सेवाएं दे रही हैं। बीमा सखी योजना के तहत 2 लाख महिलाओं को रोजगार देने का लक्ष्य है। 10वीं पास बहनों बेटियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। 3 साल तक आर्थिक मदद की जाएगी। बीमा से जुड़े सेक्टर का डाटा बताता है हर महीने बीमा एजेंट 15,000 रुपये कमाता है। इस तरह से देखें तो बीमा सखी साल में 2.25 लाख रुपये कमाएंगी। आइए बात करते हैं राहुल गांधी की। संसद में राहुल गांधी रिपोर्टर के रोल में दिखे। विपक्ष के 2 सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी का मुखौटा लगाया और राहुल से बातचीत की। राहुल ने मोदी अडानी के संबंध, अमित शाह की भूमिका और संसद न चलने पर करीब 8 सवाल किए। कांग्रेस ने 1 मिनट 19 सेकंड की बातचीत का वीडियो शेयर किया है। राहुल गांधी द्वारा पूछे गए सवालों से ये दिखाने की कोशिश की गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी के बीच में बहुत बड़ी सेटिंग है। मेरे लिए करता है। आप क्या क्या बोल रहे हो? मैं कुछ भी चाहता हूँ। क्या चाहते हो? कुछ भी पोर्ट चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, कुछ भी अगला, देश में। अगला आप क्या लेने की कोशिश कर रहे हो? वो उसके लिए अभी हमारा मीटिंग शाम को है। हम क्या आज डिसाइड कर देंगे कि जो भी करते हो ये भाई होने तक। भैया ये पार्लियामेंट छोड़ देने भैया। वो देखते हैं। अब आपका तो आपका रिश्ता, आपके रिश्ते के बारे में थोड़ा बताइए भाई। हम दोनों का एक ही है। मैं जो भी बोलता हूँ हाँ, हम दोनों मिलकर सब करेंगे। अच्छा। और कब से आपकी पार्टनरशिप चल रही है? ये हमारा सालों साल का सालों साल से। और फ्यूचर आपका कैसा है? 20 साल का है हमारा। पूरा देश का ये इंडिया मैं हूँ। अच्छा, ये आपके कारण पार्लियामेंट क्यों नहीं चलने दे रहे हैं? हम सारे ऑपोजिशन को, मतलब वो आदमी गायब है। अमित भाई आए नहीं थे आज हाउस में। आज अमित भाई से पूछना पड़ेगा। मैं जो भी बोलता हूँ ये करते हैं। ये बड़े सीरियस लग रहे हैं। कम बोलते हैं आजकल। ये थोड़ा टेंशन में है।
आइए बात करते हैं बीजेपी ने हरियाणा के नेताओं को कैसे चौंकाया। जी हां, हरियाणा में 20 दिसंबर को होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए भाजपा ने रेखा शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। पानीपत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले भाजपा ने हरियाणा के अलावा आंध्र प्रदेश और ओडिशा के उम्मीदवारों का ऐलान किया। रेखा शर्मा आज नामांकन दाखिल करेगी। राज्यसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की आज आखिरी तिथि है। रेखा शर्मा के साथ मुख्यमंत्री नायब सैनी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली मौजूद रहेंगे। सभी विधायकों और मंत्रियों को आज चंडीगढ़ पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन रह चुकी है। वह हरियाणा के पंचकुला जिले की रहने वाली है। रेखा शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करीबी है। जब मोदी हरियाणा के संगठन मंत्री थे तब रेखा पंचकुला में भाजपा ऑफिस संभालती थी। राज्यसभा सीट के लिए कुलदीप बिश्नोई, सुनीता दुग्गल, मोहनलाल बड़ोली, कैप्टन अभिमन्यु, रामविलास शर्मा, ओपी धनखड़, डॉक्टर बनवारी लाल समेत 1 दर्जन नेता भाग दौड़ कर रहे थे। आइए बात करते हैं हरियाणा में भैंस के आगे बीन बजाने की। हरियाणा के रोहतक में गरनावटी गांव के ग्रामीणों ने अनोखा प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकारी स्कूल की बिल्डिंग न बनने पर मानसरोवर पार्क से डीसी ऑफिस तक भैंस के आगे बीन बजाई। इसके बाद पार्षद प्रतिनिधि राहुल दादू के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने कहा कि स्कूल का भवन नहीं बनने के कारण 2 शिफ्टों में कक्षाएं लग रही है। बच्चे ठंड और बरसात में बैठते हैं। प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर उनकी मांग का समाधान जल्द नहीं किया गया तो वह बड़ा प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। आइए बात करते हैं सभापति जगदीप धनखड़ को हटाने की। जी हां, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। 70 विपक्षी सांसदों ने प्रस्ताव पर दस्तखत किए हैं। इसमें इंडिया गठबंधन में शामिल सपा, टीएमसी और आम आदमी पार्टी शामिल है। सूत्रों के हवाले से बताया गया कि अगस्त में भी राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ और विपक्षी नेताओं के बीच टकराव हुआ था। तब विपक्षी पार्टियों ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए जरूरी 20 सांसदों का समर्थन जुटा लिया था। हालांकि बाद में मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। संसद के बाहर कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा, मैंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में कभी इतना पक्षपाती सभापति नहीं देखा है। वे सत्ता पक्ष के सांसदों को नियम के विपरीत बोलने की छूट देते हैं जबकि विपक्षी सांसदों को चुप कराते हैं। अब देखना ही होगा कि क्या विपक्ष जगदीप धनखड़ को हटाने में कामयाब हो पाता है या फिर ऐसे ही खींचतान जारी रहेगी। आइए बात करते हैं किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर की। किसानों के प्रदर्शन के चलते बंद हुए शंभू बॉर्डर को खोलने के लिए लगाई गई याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह के मामले पहले ही कोर्ट में चल रहे हैं, फिर बार बार क्यों इस तरह की याचिका दाखिल की जा रही है। कोर्ट ने आगे कहा कि याचिका दाखिल करने से ऐसी धारणा बन रही है कि यहाँ कोई व्यक्ति केवल लोगों को दिखाने के लिए और प्रचार के लिए मुकदमे करने के लिए आया है। आप पहले से चल रही याचिकाओं में सहयोग करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। याचिका जालंधर के रहने वाले गौरव लुथरा ने लगाई थी। उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार के साथ हरियाणा और पंजाब की राज्य सरकारों को आदेश दिया जाए कि शंभू बॉर्डर समेत उन सभी स्टेट नेशनल हाईवेज को ट्रैफिक के लिए खोला जाए जो किसानों की वजह से बंद किए गए। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका चल रही है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाकर किसानों और सरकार से बातचीत कर मध्यस्थता करने को कहा था। हालांकि अभी तक कोई हल नहीं निकला है। वहीं किसानों की आगे की रणनीति पर किसान नेता सरवण पंधेर ने कहा कि 10 दिसंबर को कोई जत्था दिल्ली नहीं जाएगा। भारत सरकार अपने आप में कंफ्यूज चल रही है, यह देश हित में नहीं है। बहरहाल एक बात तो तय है कि अगर जल्द ही किसानों की मांगों का समाधान नहीं किया गया तो आने वाले समय में सरकार के लिए बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। आइए बात करते हैं महिलाओं द्वारा पत्थर बरसाने की। जी हाँ, हरियाणा के फतेहाबाद के जाखल में नशे के खिलाफ मुहिम को लेकर बवाल हो गया। जब अभियान चलाया जा रहा था उसी दौरान एक मकान की छत से महिलाओं और पुरुषों ने नीचे गली में खड़े लोगों पर पथराव कर दिया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। इसके बाद बड़ी संख्या में लोग जाखल थाने पहुंचे और अपना गुस्सा जाहिर किया। लोगों ने चेतावनी दी कि अगर पुलिस ने सख्त
कार्रवाई नहीं की तो वे पंचायत बुलाकर अपने सतर पर सख्त कार्रवाई करने को मजबूर होंगे। इधर शिकायत के बाद पुलिस ने पथराव करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। साथ ही नशे के सौदागरों को हिरासत में लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आइए बात करते हैं दिल्ली चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर की। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 20 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 17 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं। 3 प्रत्याशियों की सीट बदली गई है। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जंगपुरा से चुनाव लड़ेंगे। पहले वे पटपड़गंज से चुनाव लड़े थे। आम आदमी पार्टी ने यूपीएससी टीचर अवध ओझा को पटपड़गंज से उतारा है। ओझा ने 2 दिसंबर को ही पार्टी ज्वाइन की थी। चर्चित चेहरे में आम आदमी पार्टी ने तिमारपुर से मौजूदा विधायक दिलीप पांडे का टिकट काट दिया है। उनकी जगह 2 दिन पहले भाजपा से आम आदमी पार्टी में शामिल हुए सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू को उम्मीदवार बनाया है। आम आदमी पार्टी की पहली लिस्ट 21 नवंबर को आई थी, जिसमें 11 उम्मीदवारों के नाम थे। इसमें भाजपा कांग्रेस से आए 6 लोगों को टिकट दिया गया था। इनमें भाजपा के 3 और कांग्रेस के 3 बड़े चेहरे शामिल थे। आइए बात करते हैं हरियाणा कांग्रेस में छिड़ी जंग की। जी हां, हरियाणा कांग्रेस में विधानसभा चुनाव में हार के बाद कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पार्टी के प्रभारी और प्रदेशाध्यक्ष आमने सामने हो गए। प्रभारी दीपक बावरिया ने कहा कि काउंटिंग के दिन कुछ सीटों पर धांधली के मैसेज आए थे। वह मैसेज उदयभान को भेज दिए थे। प्रभारी के इस बयान पर प्रदेशाध्यक्ष उदयभान ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मुझे कोई मैसेज नहीं मिला, जो मिला वह अधूरा था। दोनों नेताओं के बीच छिड़ी जंग अब जगजाहिर हो गई है और लगातार कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी कलह बढ़ती जा रही है। आइए बात करते हैं जेजेपी से जुड़ी खबर की। हरियाणा के जींद में जननायक जनता पार्टी की 9वें स्थापना दिवस पर हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पूरी कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया। बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने की। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि नए कार्यकारिणी का गठन जनवरी महीने में होगा। फरवरी महीने से जेजेपी प्रदेश के सभी गांवों और शहरों में सदस्यता अभियान चलाएगी। दुष्यंत चौटाला ने पत्रकारों से बातचीत में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा का नाम लिए बिना कहा कि विधानसभा चुनाव में जनता के साथ जो राजनीतिक छल हुआ, उसके लिए गुलाबी गैंग, उसके मुखिया की अपने बेटे को सीएम बनाने की महत्वाकांक्षा जिम्मेदार है। प्रदेश की जनता में बीजेपी के प्रति भारी नाराजगी थी और एंटी इनकम्बेंसी का पोलराइजेशन गुलाबी गैंग की तरफ से हुआ, लेकिन गुलाबी गैंग ने अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा आगे रखी। आइए बात करते हैं हरियाणा के 2 आईएएस अधिकारियों में छिड़ी जंग की। हरियाणा के 2 आईएएस अधिकारियों की कंट्रोवर्सी फिर सोशल मीडिया पर छा गई है। एक आईएएस अधिकारी ने दूसरे आईएएस अधिकारी की पोस्टिंग पर सवाल उठाए। आईएएस अधिकारी संजीव वर्मा ने अपने साथी ऑफिसर अशोक खेमका की नई पोस्टिंग को मलाईदार बताया। उन्होंने खेमका का नाम लिए बिना सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट डाली। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है, हरियाणा के एक आला अधिकारी कम महत्व का पद मिलते ही नाइंसाफी की दुहाई ट्विटर पर अक्सर मुखरता से देते रहे। आज सुविधा मिलते ही जनाब खामोश है। कड़वा कड़वा थू थू, मीठा मीठा गप गप। देखते हैं इस मिठास में जनाब की खामोशी कब तक बरकरार रहती है। आइए बात करते हैं अभय चौटाला की। इंडियन नेशनल लोकदल ने किसान आंदोलन को अपना समर्थन देने का फैसला किया है। इनेलो के मासी एवं पूर्व विधायक अभय चौटाला ने कहा कि किसानों को जो भी मदद चाहिए वो हम देने को तैयार है। इस दौरान उन्होंने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी जमकर निशाना साधा। साथ ही कहा कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनाने में भूपेंद्र हुड्डा का पूरा योगदान है। ईडी व सीबीआई के डर से हुड्डा ने अंदर खाते बीजेपी से हाथ मिलाया और अपने ऐसे सिटिंग विधायकों को टिकट दी जो चुनाव जीत नहीं सकते थे। चौटाला ने कहा कि बीजेपी सरकार के पास केवल एक ही काम है कि पंजाब के किसानों को दिल्ली नहीं जाने देना। ऐसा करके हरियाणा की बीजेपी सरकार किसानों पर अत्याचार कर रही है। दिल्ली देश की राजधानी है। किसान पैदल दिल्ली जाकर केंद्र सरकार से अपना हक मांगना चाहते हैं। आइए बात करते हैं गुरुग्राम की। हरियाणा के गुरुग्राम में 5 बड़े होटलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इसको लेकर होटल मैनेजमेंट को ईमेल भेजा गया, जिसमें कहा गया कि होटलों के अंदर बम रख दिया है, कोई भी नहीं बचेगा। इसकी सूचना पुलिस को मिली तो हड़कंप मच गया। पुलिस ने बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड की मदद से होटलों में सर्च अभियान चलाया है। फिलहाल किसी प्रकार की कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। पुलिस की छानबीन जारी है। मेल करने वाले को आईपी एड्रेस से ट्रेस किया जा रहा है। आइए बात करते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन की। जी हाँ,
केंद्र सरकार संसद के मौजूदा सत्र में ही वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार इस बिल पर आम सहमति बनाना चाहती है, लिहाजा संसद से बिल को चर्चा के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा जाएगा। जेपीसी इस बिल पर सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेगी। इसके अलावा सभी राज्यों की विधानसभाओं के स्पीकर और देश भर के बुद्धिजीवियों और अन्य स्टेक होल्डर्स को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। आम लोगों की भी राय ली जाएगी। इससे पहले सितंबर में केंद्रीय कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। कैबिनेट मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि पहले फेज में विधानसभा और लोकसभा चुनाव साथ होंगे। इसके बाद 100 दिन के भीतर दूसरे फेज में निकाय चुनाव साथ करवाए जाए। आइए बात करते हैं पुष्पा 2 फिल्म पर क्यों मचा है बवाल। जी हां, राजपूत नेता राज शेखावत ने पुष्पा 2 के मेकर्स को धमकी देते हुए फिल्म पर क्षत्रिय समुदाय का अपमान करने का आरोप लगाया। एक्स पर एक पोस्ट में शेखावत ने कहा, पुष्पा 2 फिल्म में शेखावत का नेगेटिव रोल है। यह फिर से क्षत्रियों का अपमान है। करणी सैनिक तैयार रहे, फिल्म के निर्माता को जल्द ही पीटा जाएगा। फहाद फासिल ने फिल्म के नायक भंवर की शेखावत की भूमिका निभाई है। राजपूत नेता ने पुष्पा 2 द रूल में फहाद फासिल के कैरेक्टर के सरनेम शेखावत के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई है। यह आरोप लगाते हुए कि फिल्म में शेखावत शब्द के बार बार अपमान ने समुदाय का भी अपमान किया है। उन्होंने मेकर से इस शब्द को फिल्म से हटाने की मांग की है। इन तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास रहना।